हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। कि ट्रायंगल के बनने की शर्तें पढ़ी थी। ट्रायंगल के जितने भी शर्तें थी वो सब हमने डिस्कस की थी। तो आज की क्लास, कल की क्लास जहाँ खत्म की थी वहीं से शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कल की क्लास का रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि कल की क्लास के आगे से ही शुरू करेंगे। क्योंकि हम तो बिल्कुल आप लोग घर पे जाके रिवीजन करके आए होंगे। और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताइए। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सारी चीज़ हम लोग एक सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। बिल्कुल 100% चीज़ें मैं आपको डिलीवर करा रहा हूँ। तो आपके जितने भी दोस्त है, रिलेटिव है, क्लासमेट्स है, उन सबको बताइए, क्योंकि उन लोगों को भी बहुत फायदा होने वाला है। कोई सी भी एग्जाम हो एसएससी का, बिल्कुल आपका हर एग्जाम कवर होगा। बिल्कुल आप ज्योमेट्री एक बार मेरे साथ खत्म करके देखिए। बिल्कुल बेशक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैं यकीन दिला रहा हूँ अगर आपने पूरी ईमानदारी से अगर शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ डटे रहे तो यकीन दिला रहा हूँ एसएससी का ऐसा कोई सा भी पेपर नहीं होगा जिसमें आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन स्किप कर दोगे। मेरे पास आए हो, बिल्कुल श्योर हो जाओ, 100% चीज़ आपको डिलीवर कराऊंगा। वापस कभी इन फ्यूचर आपको ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बिल्कुल मेरे साथ चीज़ शुरू से लेकर आगे तक डटे रहे। हर क्लास का आपने बिल्कुल क्लास नोट्स बनाए, अपने हाथों से नोट्स बनाए, उनका घर पे जाके रिवीजन किया होगा। तो मैं कहने दिला रहा हूँ एसएससी का कोई सा भी पेपर नहीं होगा जिसमें आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन स्किप कर दोगे। क्योंकि ज्योमेट्री का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर पढ़े बिना आप एसएससी के कोई सी भी एग्जाम निकाल नहीं सकते, मतलब गणित में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ये बेशक ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन 100% चीज़ें मैं आपको डिलीवर करा रहा हूँ। तो यूट्यूब पे शायद ये एकमात्र बैच होगा जो आपको बिल्कुल फ्री चीज़ें डिलीवर करा रहा है। यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, एक बार मेरे साथ ज्योमेट्री खत्म करके देखिए, फिर आप प्रीवियस ईयर का कोई सा भी पेपर लगा के देखिए। यकीन दिला रहा हूँ ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप स्किप कर दोगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों को बताइए, बहुत फायदा होने वाला है उनको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास जहाँ खत्म हुई थी वहाँ वहाँ से शुरू करेंगे। तो कल की क्लास में मैंने क्या बताया था। कल की क्लास में बताया था कि ट्राइंगल की, त्रिभुज की किसी भी भुजा की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी और अदर टू साइड के सम से छोटी होगी। ये हमने कल की क्लास में ट्राइंगल के बनने की शर्त पड़ी थी। तो वहीं से शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप कल की क्लास का रिवीजन करके आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल ध्यान अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास में प्री और मेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल वो डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर मेंस के सवाल डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है एग्जाम में। आज की क्लास में तो क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। कल ही का ये है, बट थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप करके आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, भुजा देकर, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देगा और पूछेगा कि अब ये ट्रायंगल कैसे बनेगा। तो वो टाइप हम बिल्कुल, आप टाइप का नाम लिख लीजिए, भुजा देकर ट्रायंगल कैसा है ये पूछेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया। किसी भी त्रिभुज की तीन साइड्स है भाई, ये तीन साइड्स दे रखी है, 17, 21 और एक्स। जहाँ एक्स एक इंटीजर है, कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। जहाँ एक्स एक इंटीजर है, तो आप बताइए कितने पॉसिबल ट्रायंगल बनेंगे, टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे। तो ये बताइए आप। ये तो कल की क्लास में मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में बताया था। तो बताइए कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो त्रिभुज की तीन साइड दे रखी है, 17, 21, एक्स। एक्स एक इंटीजर है, अर्थात त्रिभुज की तीनों साइड मुझे पूर्णांक में दे रखी है। तो यहाँ से मुझे टोटल ट्रायंगल निकालने कितने बनेंगे। तो मैं देखूंगा कि यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएगी, x की रेंज कितनी आएगी। तो मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज की किसी भी भुजा की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी। 17 और 21 का डिफरेंस आएगा 4, तो इससे तो बड़ी होगी। और अदर टू साइड के डिफरेंस से छोटी होगी। 21 और 17 का अदर टू साइड के सम से छोटी होगी, तो इनका सम आएगा 38, तो ये 38 से छोटी होगी। तो x की रेंज ये निकल के आई ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, x की वैल्यू आ जाएंगी 4 से तो बड़ी आएगी ना, 5, 6, 7, ऐसे आप 37 तक ले सकते हैं x की वैल्यू। तो मैं देखूंगा कि x की टोटल वैल्यूज कितनी आई। तो मैं ऐसे गिन गिन के तो लिखूंगा नहीं। तो मैंने कल आपको शॉर्टकट बताया था। क्या बताया था, 17 और 21 में से छोटा कौन सा है। 17 है, तो मैंने बताया था 2 गुना स्मॉलेस्ट नंबर माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू इतनी आ जाएगी ना, कितनी आएगी 33। अब जितने x की वैल्यू बनेंगी उतने ही ट्रायंगल बनेंगे ना। तो टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे यहाँ पे, टोटल ट्रायंगल बनेंगे 33।
ये तो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था, बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। अब यहाँ से हम आगे की क्लास डिस्कस करेंगे। अब ये तो हो गए टोटल ट्राइंगल बन गए 33। अब इन टोटल ट्राइंगल में भी कुछ ट्राइंगल तो एक्यूट एंगल बनेंगे, कुछ ट्राइंगल ऑब्टूस बनेंगे और कुछ ट्राइंगल समकोण भी बन सकते हैं। तो अब उन ट्राइंगल को देखेंगे हम। ये तो मैंने बना दिया कि आपको ट्राइंगल बना दिया कि भाई इतने ट्राइंगल बनेंगे। अब इन ट्राइंगल में भी तो स्पेसिफिक ट्राइंगल बनेंगे ना भाई, कुछ तो एक्यूट बनेंगे, कुछ समकोण बनेंगे और कुछ ऑब्टूस बनेंगे। तो अब उन ट्राइंगल के बनने की कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो बता दिया मैंने कि भाई इतने ट्राइंगल बनेंगे। अब इन ट्राइंगल का भी तो वर्गीकरण किया गया है ना भाई, इन ट्राइंगल में भी तो कुछ स्पेसिफिक ट्राइंगल बनेंगे ना। 33 तो टोटल हर तरीके के ट्राइंगल बन गए 33। अब इन 33 में भी कुछ ट्राइंगल ऑब्टूस होंगे, कुछ न्यून कोण होंगे, कुछ समकोण होंगे। तो वो कैसे बनेंगे ना, वो कंडीशन आज क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। और वहाँ यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है भाई। टोटल तो 33 आ गए ना, इनमें भी बताना है कि कितने कितने प्रकार के ट्राइंगल है, ठीक है। टोटल बन गए 33, बस 33 में भी तो कुछ ट्राइंगल स्पेशल है ना। तो उन स्पेशल ट्राइंगल कैसे बनते हैं वो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए बोला था कल की क्लास डिस्कस करके आया हूँ मैं, ठीक है। फिर भी मैंने आपको रिवीजन के तौर पे बता दिया। तो सबसे पहले बनाते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल बनने की शर्त। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था जब ज्योमेट्री की पहले दूसरी बेसिक क्लासेस होती थी तब बताया था। अक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ट्राइंगल क्या होता है, वो ट्राइंगल अक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है ना। तो मैंने बना लिया अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये बना लिया। सपोज करो मैंने ए बी से एक ट्राइंगल बना लिया, ये शीर्ष ए हो गया। बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे ये चीज ना, आने वाले 1-2 क्लासेस में इन्हीं का जिक्र होगा, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। प्री हो चाहे मेंस हो, बिल्कुल एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। थोड़ा टफ कंसेप्ट है, बट अगर आपने पूरा ध्यान यहीं रखा तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, एक अक्यूट एंगल त्रिभुज बना लिया, अक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक है। शीर्ष ए के सामने की साइड को मैंने स्मॉल ए माना, शीर्ष बी के सामने की साइड को स्मॉल बी माना और सी के सामने की साइड को मैंने स्मॉल सी माना, ठीक है। अब इसमें तीन ही एंगल बनेंगे, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल बी हो गया, एक एंगल सी हो गया, ठीक है। तो मैंने सपोज करो एंगल बी को सबसे बड़ा एंगल ले लिया, यहाँ पे एंगल बी इज द लार्जेस्ट। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि एंगल बी इन दोनों एंगल से बड़ा है, तो एंगल बी को ले लिया मैंने लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। तो अब मैंने कल की क्लास में बताया था बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। तो ये भुजा सबसे बड़ी होगी ना, ये वाली भुजा सबसे बड़ी होगी ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लार्जेस्ट साइड, ये वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। अब बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, मैंने बिल्कुल आपको पहले बताया था। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, अर्थात बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया है, ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज ABC बना लिया और ये बी पर मैंने 90 डिग्री बना लिया, ठीक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री के होंगे और बाकी दोनों कोण अक्यूट एंगल होंगे। अब शीर्ष ए के सामने की भुजा को मैंने स्मॉल ए माना, शीर्ष बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी माना और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी माना। अब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैंने आपको बताया था जब आप लोगों ने ज्योमेट्री की पहले दूसरी बेसिक क्लास की थी। तो ये 90 डिग्री का है ये वाला एंगल। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, ये कर्ण बनती है ना, हाइपोटेनस बनती है ना। ये समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने बताया था आपको कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण बनेगी। ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा ना, इन दोनों एंगल से बड़ा होगा ना भाई। ये दोनों एंगल तो अक्यूट एंगल होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण बनता है और जो सबसे बड़ी होती है ना वो भुजा, तो साइड भी लार्जेस्ट साइड हो गई ना इसमें। तो ये लार्जेस्ट साइड हो गई जो कि कर्ण होती है, ठीक है। यहाँ से ये बता दिया मैंने, यहाँ से एंगल भी बड़ा है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ एक बार मैं देख लेता हूँ डिस्प्ले में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब बना लेते हैं, तीसरा बना लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या होता है,
मैंने आपको बिल्कुल इन तीनों के बारे में बता दिया था जब पहली दूसरी बेसिक क्लास हुई थी। ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा कोण जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, एक ही एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, बाकी दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे ना, तो वो एंगल, वो ट्रायंगल कौन सा हो? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे मैंने ये बना लिया, सपोज करो, एक मिनट इधर दिख रहा है ना, देख लेता हूँ मैं, हाँ परफेक्ट है, ठीक है। तो मैंने ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल एबीसी बना लिया, ठीक है, जिसमें मैंने बी एंगल बी बढ़ाया, एंगल बी बढ़ाया था, ऑब्टयूस एंगल लिया है एंगल बी को, ठीक है। तो शीर्ष ए के सामने की साइड स्मॉल ए, शीर्ष बी के सामने की साइड स्मॉल बी और शीर्ष सी के सामने की साइड स्मॉल सी हो गया। तो ये मैंने आपको 3 ट्रायंगल बना दिए और इन सब ट्रायंगल में मैंने एंगल बी बड़ा लिया है, ठीक है। ये ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें एंगल बी पे मैंने ऑब्टयूस एंगल बनाया, तो एंगल बी बड़ा होगा। ये दोनों जो बाकी एंगल बचे हैं ना, ये दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे इन ट्रायंगल में बताना है कि भुजाओं के आधार पर आप कैसे पता लगाओगे कि ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल है, ये ट्रायंगल राइट एंगल है, ये ट्रायंगल ऑब्टयूस एंगल है। तो वो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आपने ये राइट एंगल बन गया है, तो राइट एंगल कैसे बनेगा? तो ये जानते हो कि आप 90 डिग्री के सामने की साइड होगी कर्ण, तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा ना, ये ट्रायंगल राइट एंगल तभी बनेगा जब कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों साइड है ना उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बाकी दोनों साइड कौन सी बची? ए और सी, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ही ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने आपको पिछले शुरू की 1-2 क्लासेस में बताई थी कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज कब बनेगा? जब 90 डिग्री के सामने की साइड होती है कर्ण, जब कर्ण का स्क्वायर बाकी दो साइड बती, ये राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स हो गई, तो इन लेग्स के स्क्वायर का सम के बराबर होगा ना, तो ये ट्रायंगल बनेगा, अन्यथा ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज के बनने की कंडीशन हो गई भुजा के आधार पर। अब मैं ऐसे देख लेता हूँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में देख लेता हूँ। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मैंने इस वाले एंगल को सबसे बड़ा लिया है, इसके सामने ये भुजा हो गई लार्जेस्ट। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बनने की शर्त है भुजा के आधार पर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा बी हो गई ना, बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी भुजा हो गई, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से छोटा होगा। ये ध्यान रखना है, ऐसे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा भुजा के आधार पर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग से छोटा होता है। अब ऐसे मैं बात करता हूँ आपको ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल में। ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल मैंने सबसे लार्जेस्ट लिया है, लार्जेस्ट एंगल लिया, तो इसके सामने की भुजा ये सबसे लार्जेस्ट साइड हो जाएगी ना, लार्जेस्ट साइड हो जाएगी। तो अब दिख रहा है ये कि ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से बड़ा होता है। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कंडीशन होती है भुजाओं के आधार पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनने की, राइट एंगल ट्रायंगल बनने की, ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल बनने की। अगर मेरे को भुजा दे रखी है तो मैं पता लगाऊंगा कि भुजा देकर कि ये ट्रायंगल कैसा है, तो मैंने आपको कंडीशन बता दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से खत्म की, उम्मीद करता हूँ हर स्टूडेंट के समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि एक ट्रायंगल की 3 भुजाएं दे रखी है। अब उन भुजाओं के आधार पर पूछेगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, तो क्या कंडीशन होगी? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से छोटा होगा, तो वो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। समकोण त्रिभुज कब बनेगा? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होना चाहिए। और ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल कब बनेगा? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से बड़ा होगा, तो वो ट्रायंगल बिल्कुल ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। उम्मीद करता हूँ मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से समझाई, इससे बेसिक से आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी बिल्कुल कि त्रिभुज की भाई ऑब्टयूस एक्यूट समकोण भुजाओं के आधार पर कैसे बनेगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो मैं आपको बिल्कुल 10 सेकंड का 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप बिल्कुल इसको उतार लीजिए, ठीक है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चीज नोट कर ली होगी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इन पे बेस, फिर आपको बिल्कुल और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हर स्टूडेंट ने नोट किया होगा,
ठीक है, मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में ही कंसेप्ट डिस्कस किया, बिल्कुल चित्र बना बना के बताया मैंने आपको, ठीक है। तो मैं अब आपसे एक एग्जांपल पूछ लेता हूँ इसी कंसेप्ट पे। मेरे पास त्रिभुज की मैंने 3 भुजाएं दे दी। एक त्रिभुज है, उसकी 3 साइड दे दी, 9, 10, 13। तो बताओ ये ट्रायंगल कैसा है। तो ये मैंने आपसे एग्जांपल पूछ लिया कि मैंने त्रिभुज की 3 साइड दे दी, 9, 10, 13, और तीनों साइड पूर्णांक में, तीनों साइड इंटीजर है। तो बताओ ये ट्रायंगल कैसा है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, तब तक आप लोग कीजिए सवाल को। किया होगा, ठीक है। तो ये मेरे को 3 साइड दे दी किसी त्रिभुज की, 9, 10, 13, और मेरे से पूछा गया है कि बताओ ये ट्रायंगल कैसा है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी भुजाओं के बेस पर अगर ये पूछेगा कि ट्रायंगल कैसा है, तो मैं क्या करूंगा। तो मेरे को 3 साइड दे रखी है, तीनों साइड पूर्णांक है, 9, 10, 13। तो ध्यान रखना, जब भी भुजाओं के बेस पर अगर ये पूछे कि ये ट्रायंगल कैसा, कौन से प्रकार का है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे बड़ी भुजा को उठाऊंगा। इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा 13 है, तो मैं देखूंगा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग का, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के सम से कैसा है, ये देखूंगा मैं। तो इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा 13 है, तो मैं 13 को उठा लेता हूँ। तो मैं देखूंगा कि 13 का वर्ग इन दोनों भुजाएं बची है ना, इनके वर्ग के सम से कैसा है। तो मैं देखूंगा ऐसे 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा, 169 आ जाएगा, 169 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 181 आ जाएगा। तो मैं देखूंगा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग से छोटा है ना, छोटा है ना। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा ना। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से छोटा है, तो ये ट्रायंगल कैसा होगा, ये ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। मेरे को 3 साइड दे रखी है। कभी कभी डाटा इतना कैलकुलेटिव आ जाता है, कभी कभी कैलकुलेटेड डाटा पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको। साइड दे रखी मुझे 15.6, 19.5 और ये 26 दे रखी है। ठीक है, तो ये 3 साइड मुझे दे रखी है। तो बताओ ये ट्रायंगल कैसा है। ठीक है, कभी कभी इतना कैलकुलेटेड डाटा पे भी सवाल पूछ लेता है, एग्जाम में आता है, मैं क्वेश्चन में कराऊंगा ऐसे। तो ये मेरे को 3 साइड दे रखी है, 15.6, 19.5 और 26 है। तो बताओ ये ट्रायंगल कैसा है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग देखूंगा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग से कैसा है। तो मैं अगर इन तीनों भुजाओं का वर्ग निकालूंगा, तो ये देखो कितना लेंथी हो गया मेरे लिए, तो कितना कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब मैं वर्ग निकाल के चेक करूंगा तो बिल्कुल ये होएगा ही नहीं, पागल हो जाऊंगा मैं ऐसे। मैं तो ऐसे अगर इनका वर्ग निकालूंगा फिर प्लस करूंगा तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं रेशो ले लेता हूँ, मैं इन तीनों भुजाओं का रेशो ले लेता हूँ। जो मैं इन पे इनके जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे मैं काम ही नहीं करूंगा, मैं इन तीनों भुजाओं के रेशो पे काम कर लूंगा। तो भी बात तो एक ही है ना। तो मैं यहाँ से जब भी कैलकुलेटर डाटा है तो आप रेशो ले लिया करो वहां से। ठीक है, तो जो रिलेशन मैं इनके एग्जैक्ट वैल्यू पे देखूंगा वही रिलेशन मैं रेशो पे देख लूंगा। तो मैं यहाँ से रेशो ले लेता हूँ, तो कितना आएगा रेशो, ये किससे कट रहे हैं, ये 1.3 से कट रहे हैं ना। तो कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा ये भुजा, ये कितनी आ जाएगी, ये 15 आ जाएगी भुजा, ये कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब जो 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 कंसेप्ट मैं इन पे चेक करा था, अब अगर मैं इनके रेशो पे चेक करूंगा तो बिल्कुल ये ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब मैंने क्या बोला था, अब ये त्रिभुज की 3 साइड आ गई है। अब मैंने इन तीनों साइड में मुझे देखना है कि ये ट्रायंगल कैसे बनेगा। तो साइड के आधार पर मुझे पता लगाना है कि ये ट्रायंगल कौन से प्रकार का बनेगा। तो अब इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, इन दोनों में सबसे बड़ी भुजा ये है। तो मैं देखूंगा कि इस सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से कैसा है। तो मैं देखूंगा कि 20 का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के वर्ग के सम से कैसा है। तो 12 का स्क्वायर और ये स्क्वायर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 225, और 144 कितना आएगा,
225 और 144 है ना, 5 6 9 4 369 आया। तो मैं देखूंगी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से बड़ा है, तो ये ट्रायंगल कैसा बनेगा? ये ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा ना ये। तो ये देख लो, ऐसे करना हम लोगों को। कैलकुलेटर डाटा दे रखा था, मैं इस पे चेक कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, इनको रेशो ले लूंगा, फिर रेशो से चेक करूंगा तो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखूंगा एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया ये कंसेप्ट, एग्जाम्पल भी दिया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इससे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन इस सीट में वो सब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में समझाया कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 80 करेंगे हम लोग। क्या दे रखा है? एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 4:5:6 में दे रखी है। तो त्रिभुज कैसा है? तो यहाँ से पूछेगा कि त्रिभुज कैसा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये भुजाएं दे रखी है और ये पूछेगा ट्रायंगल किस प्रकार का ट्रायंगल है। तो मैंने क्या बोला था, मैं सबसे बड़ी भुजा पकड़ूंगा, सबसे बड़ी भुजा 6। अब मैं देखूंगा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से कैसा है। तो मैं यहाँ से 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 50 25 16 41 आ जाएगा। तो मैं देखूंगा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से छोटा है। तो ये ट्रायंगल कैसा बनेगा? ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। प्री का सवाल है, मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, इस कंसेप्ट का तगड़ा सवाल है भाई। लंबाई के निम्न में से लंबाई के निम्न में से कौन सा सेट में एक अधिक कोण वाले त्रिभुज के 3 भुजाएं देगा? सेट में एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की तीन भुजाएं देगा। ये क्वेश्चन है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं। ए बी सी डी क्या दे रखा है? 15 62 64 17 64 66 16 63 65 18 65 67। और मैं आप लोगों को जानकारी को बता दिया, सवाल CGL 2023 3 का सवाल है। बहुत खतरनाक सवाल है भाई इस कंसेप्ट पे। ठीक है, खतरनाक अभी के लिए लग रहा है, बट मैं आपको जब समझाऊंगा तो विद इन आप 10 सेकंड में इसका उत्तर कर लोगे। इसीलिए तो आया मेरे पास, कैसे जल्दी चीजों को सॉल्व करना है। तो क्या दे रखा है? लंबाई के निम्न में से कौन सा सेट में एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं देगा। तो मेरे को ये 3 भुजाएं दे रखी है और मुझे इन भुजाओं के बेसिस पे पता करना है कि ये इनमें से कौन सा अधिक कोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी, ये चेक करना है। तो मैंने बताया था आपको भुजाओं के आधार पर पता करना है कि ट्रायंगल कैसे बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखूंगा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से कैसा है। तो मैं ये देख लेता हूँ। अब आप ऑप्शन सीखो तो आप देखते ही काट दोगे, क्योंकि 16 63 65 एक ट्रिपलेट होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको तो आप देखते ही काट दोगे। ठीक है, मुझे इन्हीं ऑप्शन में से चेक करना है। तो अब मैं देख लेता हूँ, ऑप्शन ए उठा लेता हूँ। ऑप्शन ए में भुजा दे रखी है मुझे 15 62 और 64। अब मुझे पता लगाना है कि ये क्या है, कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा क्या, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की भुजाएं है। तो मैंने आप क्या कंसेप्ट बताया था, कि अगर भुजाओं के आधार पर पता करना है कि ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से कैसा है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा ये है, तो मैं देखूंगा कि इसका वर्ग 64 का स्क्वायर, अधिक कोण त्रिभुज है ना, तो 64 का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग से बड़ा होना चाहिए, तो ही तो अधिक कोण बनेगा। तो यहाँ से 64 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर,
ये कंडीशन होती है ना भाई, मेरे को दे रखा है कि एक अधिक कोण त्रिभुज है, बस कौन सा सेट में अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। अगर ये अधिक कोण त्रिभुज है तो क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के सम से बड़ा होना चाहिए। तो क्या मैं देखूंगा कि इसका जो वर्ग है इन दोनों भुजा के वर्ग के सम से अगर बड़ा है तो ये ट्रायंगल अधिक कोण बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो अब मेरे लिए देखो ये चेक करना भी कितना कठिन हो गया भाई। मैं पहले 64 का स्क्वायर निकालूंगा, फिर 15 का स्क्वायर निकालूंगा, फिर 62 का स्क्वायर निकालूंगा। तो देखो कितना कैलकुलेटिव डाटा दे रखा है। तो अब मैं कैसे करूंगा, ऐसे मुझे इसमें इतना टाइम लग रहा है तो बाकी के 3 ऑप्शन में कैसे चेक करूंगा। तो अब हम लोग फंस गए, बिल्कुल फंसेंगे नहीं, क्योंकि आप मेरे पास आए तो बिल्कुल इसका रास्ता भी ढूंढा है कि इस कैलकुलेशन कैसे कम करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं यहाँ से देखूंगा 64 के नजदीक नंबर 62 है, 64 के नजदीक नंबर 15 नहीं है, 64 के नजदीक नंबर 62 है। तो मैं 62 को इधर ला सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 64 का स्क्वायर माइनस 62 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 15 का स्क्वायर। कुछ नहीं किया, इसको उठाकर यहाँ लिया है, इसके पास में लिया है। तो मैं बिल्कुल ये चीज एक ही तो है। मैं आपको इजी एग्जांपल से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज करो 7 + 2 इज ग्रेटर देन 5 होता है, ठीक है। ये तो आपको पता है 9 5 से बड़ा होता है। सपोज करो मैं 2 को इधर भेज देता हूँ, ठीक है, 2 को इधर भेज देता हूँ, 5 - 2। तो अब भी देखो 7 इज ग्रेटर देन 3 है ना, तो यही तो दे रखा है। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये मैंने क्यों लिखा, ताकि मेरी कैलकुलेशन को मैं कम कर सकूं। अब 64 के नजदीक नंबर है 62, तो मैं 62 को इधर लेके आ सकता हूँ। ये चीज दोनों एक ही तो है, मैंने बिल्कुल आपको छोटे से एग्जाम्पल से बता दी, दोनों चीज एक ही तो है। अब मैंने आपको एक अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर a² - b² दे रखा है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b। ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है। अगर जिन स्टूडेंट को नहीं आता कोई बात नहीं, जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तब आप लोगों को बिल्कुल ये फॉर्मूला मैं बताऊंगा, ठीक है, प्रूफ भी करके बताऊंगा। पहली बार तो बेसिक फॉर्मूला हर स्टूडेंट को आता हुआ। तो ये a² - b² ही तो दे रखा है। यहाँ पे a की जगह 64 है, b की जगह 62 है, तो a² - b² होता है a + b × a - b, ठीक है। तो हम करूंगा यहाँ से a + b, अर्थात 64 + 62 करूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये 126 आ जाएगा ना। और फिर 64 में से 62 हटाऊंगा, कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ से चीज कितनी निकल गई, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब मैं देखूंगा कि 126 × 2 कितना होता है, 252 होता है। तो मैं देखूंगा क्या 252 225 से बड़ा है, बिल्कुल 252 225 से बड़ा है। तो यही तो आ गया कि सबसे बड़ी भुजा की वैल्यू अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से बड़ी है, तो ये ट्रायंगल ऑब्टयूज एंगल बनेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसमें यही चीज ध्यान देने की थी कि 64 के नजदीक नंबर है 62, तो मैं 64 को इसके पास में ले आऊंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे फॉर्मूला बन जाएगा। फिर यहाँ से मुझे घटाने और जोड़ने में बिल्कुल आसानी होगी। एक तरीके से अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत कैलकुलेट हो जाएगा। पहले ऑप्शन में चेक करोगे ऐसे, यहाँ बाकी के 3 ऑप्शन में चेक करोगे तो बहुत कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 64 के नजदीक नंबर है 62, तो 62 को इधर ले आऊंगा, ताकि यहाँ से मेरा फॉर्मूला बनेगा और चीजें घटाने जोड़ने में आसानी होगी। इसलिए मैं 62 को ऐसे लेके आया। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। ये मैंने इस कंसेप्ट पे बिल्कुल आपको हाई लेवल बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 81 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल चीजें समझ में आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन करवाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल, देखो 2023 प्री का सवाल है, बिल्कुल आपको करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन का तौर ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास आए हो तो बिल्कुल आप श्योर रहिए, कैलकुलेशन में मैं सवालों के माध्यम से ही आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल जब आप पूरी गणित पढ़ लोगे ना, तो मैं यकीन दिला रहा हूँ गणित का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में है। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू की जब 1-2 क्लास बेसिक थी तब बताया था कि किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है और 3 ही एंगल होते हैं और 3 ही उसकी हाइट होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। जैसे कि सपोज करो छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने एक त्रिभुज खींच लिया, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये ABC एक त्रिभुज बना लिया, ये शीर्ष B होगा, ये शीर्ष C होगा, ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से शीर्ष A के सामने की साइड को मैंने स्मॉल a माना, शीर्ष B के सामने की साइड को मैंने स्मॉल b माना, और शीर्ष C के सामने की साइड को मैंने स्मॉल c माना, ठीक है। अब इस त्रिभुज के 3 ही एंगल होंगे, एंगल B, एंगल A, एंगल C, और 3 ही इसकी हाइट हो जाएगी। तो अब मैं इस त्रिभुज की भुजा A पर हाइट कैसे खींचूंगा, तो मैंने आपको बिल्कुल पहले दूसरी क्लास में बताया था कि अगर इस त्रिभुज की मुझे भुजा A पर भुजा BC पर हाइट खींचनी है तो मैं कैसे खींचूंगा, सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पे लंब डाल दूंगा ना,
सामने वाले सिर से इस भुजा पे लंब डाल दूंगा, तो ये इस त्रिभुज की भुजा बीसी पर हाइट होगी। ये मैंने इसकी हाइट खींच दी। अब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि त्रिभुज का एरिया, अगर किसी भी त्रिभुज की अगर आधार दे रखा है, ये आधारित हो गया ना, अगर किसी भी त्रिभुज का आधार दे रखा है और उसकी हाइट दे रखी है, तो ट्राइंगल का एरिया होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल के एरिया को डेल्टा से निरूपित करते हैं। तो पूरा लिख देता हूँ एक बार। अगर किसी भी त्रिभुज की भुजा दे रखी है और उस भुजा पे हाइट दे रखी है ना, तो उस त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ट्राइंगल के एरिया को डेल्टा से निरूपित करते हैं। ये डेल्टा का साइन होता है। तो अगर किसी त्रिभुज की मेरे को भुजा दे रखी है और उस भुजा पे हाइट दे रखी है, तो उस ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। ये बिल्कुल आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मुझे किसी त्रिभुज की हाइट दे रखी है, इसमें अगर किसी त्रिभुज की भुजा दे रखी है और उस भुजा पे हाइट दे रखी है, तो उस त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस गुणा हाइट। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो 3 मतलब वो बेस ही तो होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। ये तो मैंने सपोज करो बेस ए ले लिया, आप बेस ऐसे भी तो ले सकते हो, ये वाला बेस भी तो ले सकते हो। ये मैंने ABC बना लिया, इसे ये बी हो गई, स्मॉल सी हो गई, मैंने बेस ए माना इसमें। आप बेस इसमें ये भी तो मान सकते हो। अगर इस बेस पे मैं हाइट खींचूंगा तो कैसे आएगी, इसके सामने वाले सिर से इस भुजा पे लंब डाल दूंगा, तो ये त्रिभुज की दूसरी हाइट आ गई S2। तो त्रिभुज का एरिया, तो यहाँ से भी त्रिभुज का एरिया सेम आएगा। तो मैं लिख देता हूँ इस त्रिभुज पे इस भुजा पर कौन सी हाइट है, ये H1 नाम दे देता हूँ। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, 1/2 बेस क्या होगा, बेस गुणा हाइट कितनी हो जाएगी, H1। तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब मैं ऐसे ही इस बेस पर भी तो हाइट डाल सकता हूँ, ये डाल दी, तो इस त्रिभुज का एरिया क्या आएगा, इस त्रिभुज का एरिया भी यही आएगा, 1/2 B गुणा ST। तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे ना भाई। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, ये मैंने सपोज करो ये त्रिभुज बना लिया, तो इस त्रिभुज का एरिया क्या होता है, तो इस त्रिभुज ने ये देखो ये जितनी जगह घेरी है ना बोर्ड पे, तो ये जितनी जगह घेरी है ना बोर्ड पे, इस जगह को मापने का जो परिणाम होता है, इस जगह को मापने का जो तरीका होता है ना, वही त्रिभुज का एरिया निकल के आता है। भाई मैंने त्रिभुज बना लिया, अब त्रिभुज का एरिया किसे कहते हैं, इस त्रिभुज ने बोर्ड पे कितनी जगह घेरी, तो वो जो जगह नापने का जो तरीका है ना, वही तो त्रिभुज का एरिया होता है। तो मैंने बिल्कुल त्रिभुज का एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट सारे तरीके जो सेम आएगा। आप अगर इस भुजा पे मुझे को हाइट दे रखी है, तो इन दोनों का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कर दूंगा। ऐसे ही आप यहाँ से भी अगर इस भुजा से अगर ये हाइट दे रखी है, अगर यहाँ से निकालूंगा तो भी त्रिभुज का एरिया सेम आएगा। भाई जो जगह घेर ली हो तो घेर ली, आप कैसे ही त्रिभुज निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, जगह तो फिक्स घेर रखी है ना। तो आप त्रिभुज का एरिया कैसे भी तरीके से निकालो, हर तरीके से सेम आएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही मैं बेस सी को बेस मान लेता हूँ, ऐसे मैं बेस सी को बेस मान लेता हूँ। मैंने इसको बेस मान लिया तो इस पर ही खींच दी ना हाइट, तो इसको मैंने S2 ले लिया। ऐसे ही मैं बेस सी को मान लेता हूँ। अगर सी पर हाइट खींच दूंगा, सामने वाले सिर से अगर हाइट खींचूंगा, तो ध्यान रखना, तो ये हो गई ट्राइंगल की तीसरी हाइट, इसको S3 नाम देता हूँ। और ये तीनों हाइट एक ही बिंदु पर जाके मिलेगी। ये बिंदु का स्पेसिफिक नाम होता है ऑर्थो सेंटर। जब मैं आपको जब आगे क्लास डिस्कस करेंगे, जब ऑर्थो सेंटर में पूरी 2-3 क्लास लूंगा, तो अभी के लिए ध्यान रखना कि त्रिभुज की तीनों हाइट जो होती है ना, वो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। तो अब यहाँ से ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2। अब मैंने भुजा सी को मैंने बेस माना है, तो 1/2 C गुणा H3। तो यहाँ से त्रिभुज का एरिया निकल के आएगा ना, तीनों कैसे भी निकाल लो, त्रिभुज का एरिया फिक्स आया, तो इन तीनों से त्रिभुज का एरिया बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज निकल के आई। तो मैं अब यहाँ से देख लेता हूँ, मैं 2 को इधर भेज सकता हूँ, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 डेल्टा बराबर AH1 बराबर BH2 बराबर CH3। कुछ नहीं किया, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि किसी भी त्रिभुज की भुजा और उस भुजा पे हाइट का जो प्रोडक्ट है ना, अब ये 2 डेल्टा तो एक फिक्स हो गया ना भाई, ये त्रिभुज हो गया ना, इसका ये एरिया तो फिक्स है ना। अब चाहे आप इसका 2 गुना करोगे तो वो भी फिक्स होगा, तो ये त्रिभुज का एरिया तो फिक्स हो गया ना, ये तो एक कांस्टेंट आ गया ना भाई। यहाँ त्रिभुज का एरिया फिक्स होगा, जो जगह घेर ले तो घेर ले, उसका 2 गुना भी करोगे तो फिक्स है ना वो। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, किसी भी त्रिभुज में आप भुजा खींचो और उस भुजा पे जो हाइट खींचोगे ना, तो उन दोनों का प्रोडक्ट है ना, जो एक फिक्स वैल्यू निकल के आएगी, वो फिक्स वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अगर मैं यहाँ से साइड्स के रेशो की बात करूँ, साइड्स का रेशो क्या आएगा, यहाँ से अगर A रेशो B रेशो C की बात करूँ, तो साइड्स का रेशो क्या निकल के आएगा, तो यही कंसेप्ट में बता रहा था। यहाँ से त्रिभुज की साइड्स का रेशो निकल के आएगा, उनकी हाइट का रेशो को रिवर्स होगा। तो यहाँ से साइड का रेशो होगा ना, वो 1/H1
1/S2 1/S3। तो ये कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था कि किसी भी त्रिभुज में साइड्स का रेशो उनकी हाइट्स के रेशो का रिवर्स होगा, उनके हाइट्स के रेशो का रिवर्स होगा। कैसे? ये तो आता होगा ना आपको यार, रेशो लेना। तो अगर मैं सपोज करूँ यहाँ से अगर ए निकालना चाहूँ, इधर लिख देता हूँ मैं आपको, है ना, वैसे रेशो में और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं ए निकालना चाहूँ, ए क्या आएगा यहाँ से अगर ए निकालू तो क्या आएगा, यही तो आएगा ए डॉट डेल्टा अपॉन S1। और बी क्या आएगा यहाँ से, बी क्या आएगा यहाँ से दो डेल्टा S2। और सी क्या आएगा यहाँ से दो डेल्टा H3 आएगा ना। अगर मैं इन साइड्स के रेशो लूँ, यहाँ से ये रेशो ले लिया तो ये दो डेल्टा से दो डेल्टा कट जाएगा ना, तो इनका रेशो यही तो निकल के आया, यही तो मैंने बताया। तो ये कंसेप्ट है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, इतने डिटेल से आपको कोई बताएगा भी नहीं, मैंने बताया। तो कंसेप्ट क्या निकल गया है, किसी भी त्रिभुज में साइड्स का रेशो उनकी, किसी भी त्रिभुज में साइड्स का रेशो उनकी हाइट के रेशो का रिवर्स होगा। अर्थात जो रेशो हाइट का होगा ना, तो उनका भुजाओं का रेशो उनका उल्टा होगा। तो यहाँ से विपरीत भी, यहाँ से इसका विलोम भी सत्य है। विलोम क्या? अगर किसी भी त्रिभुज में हाइट्स दे रखी है, अगर मैं उनका रेशो निकालूंगा ना, तो वो रेशो साइड्स के रेशो का रिवर्स आएगा। बिल्कुल इसका अपोजिट भी ट्रू है, अपोजिट ट्रू मैंने बता दिया। अगर सब कुछ करो मैं यहाँ से H1 H2 H3 अर्थात हाइट्स का रेशो निकालो तो क्या निकल आएगा 1/A 1/B 1/C। तो ये मैंने बता दिया कि किसी भी त्रिभुज में साइड्स का रेशो उनके हाइट के रेशो का रिवर्स होगा। इसका उल्टा भी ट्रू है, किसी भी त्रिभुज में हाइट का रेशो उनकी भुजाओं के रेशो का उल्टा होगा। बिल्कुल मैंने आपको सारी चीज डिटेल बताई, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी इतना बेसिक से नहीं बताएगा, डायरेक्ट बता देंगे किसी भी त्रिभुज में भुजाओं का रेशो उनके हाइट्स के रेशो का रिवर्स होगा। मैंने आपको बिल्कुल प्रूव करके बताया कि ये चीज कहाँ से निकल के आई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये चीज समझ में आई होगी। तो नोट कर लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये कंसेप्ट है छोटा सा, मैंने देखो आपको कितना बेसिक से कराया है कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट से मैंने क्वेश्चन बताया था कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका कंसेप्ट बता दूंगा, तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 82 करेंगे। क्वेश्चन 81 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 82, यदि एक त्रिभुज के 3 शीर्षलंब 3 4 5 के अनुपात में 3 4 5 के अनुपात में है, तो बताइए ट्रायंगल कैसा है। तो ट्रायंगल है, बिल्कुल मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, तब तक आप लोग करने की कोशिश करें। और 90% कुछ स्टूडेंट इसका आंसर गलत देंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको हिंट दे दिया, उसके बावजूद भी आप इसका आंसर गलत दोगे। या क्यूट एंगल हो गया, ऑप्शन बी दे देता हूँ, राइट एंगल हो गया, ऑप्शन सी दे देता हूँ, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ऑप्शन डी दे देता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, हर स्टूडेंट ने कर लिया होगा और हर स्टूडेंट का उत्तर आ रहा होगा, ये आ रहा होगा राइट एंगल। बट ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। ठीक है, मैंने बोला था 90% स्टूडेंट इसका आंसर गलत देंगे। हर स्टूडेंट इसका आंसर राइट एंगल बता रहा होगा, बट राइट एंगल पूरी तरीके से रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है मैं बता देता हूँ। यदि एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब दे रखे हैं, ये भाई ये हाइट्स दे रखी है, पर मैंने बोला था हाइट्स और परपेंडिकुलर और 90 डिग्री ये सब सेम ही होता है ना। तो ये एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब दे रखे हैं, 3 4 5 के अनुपात में दे रखा है। तो ये तो मुझे शीर्ष लंब दे रखे हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं भुजा निकालूंगा ना। तो ये आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, त्रिभुज के 3 हाइट्स दे रखी है, तो अब मुझे यहाँ से भुजा निकालनी है। अब मैंने बताया था
कि त्रिभुज में भुजाओं का रेशियो उनके हाइट्स का रेशियो को रिवर्स होता है। तो अगर मैं इस त्रिभुज की साइड निकालूं तो कैसे आएगा, साइड का रेशियो उनकी ऊंचाई के रेशियो को रिवर्स होगा, तो यहाँ से साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/3, 1/4, इनका उल्टा कर दूंगा ना इनका रेशियो का, ये चीज निकल के आएगी। अब ये चीज ध्यान रखना, हम ये रेशियो दे रखा है, अब मैं इस रेशियो को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूंगा, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूंगा इसको। जब मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझाऊंगा जब आपको और क्लियर हो जाएगा, बट काफी स्टूडेंट को आता होगा। अब कभी भी ध्यान रखना, रेशियो को फ्रैक्शन या दशमलव में नहीं लिखते, हमेशा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या करूंगा मैं, तो ये ध्यान रखना, रेशियो में आप किसी भी नंबर से गुना या भाग कर लीजिए तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अब इस फ्रैक्शन को हटाऊंगा, अर्थात इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूंगा ना भाई, रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन और भिन्न में नहीं लिखते। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आप ध्यान रखना, रेशियो में आप किसी भी नंबर से गुना या भाग कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं देखूंगा ऐसे 3, 4, 5 के एलसीएम ले लेता हूँ, 3, 4, 5 का एलसीएम होता है 60। तो बिल्कुल मैं इसको ऐसे लिखूंगा, तो यहाँ से साइड्स का रेशियो क्या निकल के आएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ से त्रिभुज की साइड्स का रेशियो ये निकल के आया। अब मैंने आपको बताया था कि साइड्स के बेसिस पे बताना है मुझे ट्रायंगल कैसा है, तो मैं क्या करूँगा, इन सब में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा ये है। तो मैं देखूंगा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से कैसा है। तो मैं देखूंगा कि 20 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर से बड़ा है छोटा है। तो यहाँ से देखूंगा 20 का स्क्वायर 400 होगा, 15 का 225 होगा, इसका 144 होगा, कितना आएगा यहाँ से 369 होगा। तो बिल्कुल बड़ा होगा। तो मैं ऐसे देख पा रहा हूँ सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से बड़ा है, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, वो त्रिभुज एक राइट वो ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल होगा। तो क्या आएगा यहाँ से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में बताया, हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा करो, कभी कभार आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसका रीजन यही है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन 82 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब करेंगे इस कंसेप्ट के मेंस लेवल के सवाल, ठीक है। अब तक तो आपने बिल्कुल, मैंने आपको बिल्कुल सारी चीजें बेसिक से कराई, इजी इजी क्वेश्चन कराए। अब हम लोग करेंगे सबसे टफेस्ट सवाल इस कंसेप्ट के। तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंस में हर एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा इसमें से। तो बिल्कुल थोड़ा टफ होंगी चीजें, बट मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। जिस भी स्टूडेंट ने पिछले कंसेप्ट मैंने जो बताया वो अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो बिल्कुल उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो मेंस लेवल क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट पे। तो कौन, क्वेश्चन नंबर 83 करेंगे हम लोग। तो मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ, एक अधिक कोण त्रिभुज में एक अधिक कोण त्रिभुज में कोण क्यों अधिक कोण है, कोण क्यों अधिक कोण है, कोण क्यों अधिक कोण है, ठीक है। यदि भुजा पी क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर दे रखी है, क्यू आर बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तब भुजा पी आर की न्यूनतम लंबाई होगी। तब है भुजा पी आर की न्यूनतम लंबाई होगी, ठीक है। मेंस के सवाल है, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूं आपको, 18, 19, 23, 22, 19, 23, 22। ये क्वेश्चन तो प्री का ही है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गए। अब देख लेते हैं सवाल में क्या पूछ रहा है। एक अधिक कोण त्रिभुज दे रखा है, उसमें कोण क्यू एक अधिक कोण है, ठीक है। यदि भुजा पी क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर दे रखी है और भुजा क्यू आर बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तब भुजा पी आर की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। तो मैं अधिक कोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ये मैंने एक अधिक कोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, पी क्यू आर मैंने एक अधिक कोण त्रिभुज बना लिया।
अब इसमें मेरे को दे रखा है कि जो क्यू है ना वो अधिक कोण है, अर्थात ये वाला जो एंगल है ना ऑब्टूस एंगल है, इन दोनों एंगल से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखी है भुजा पी क्यू बराबर दे रखी है 11 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर दे रखी है 15 सेंटीमीटर। मुझे पी आर की न्यूनतम लंबाई निकालनी है, तो पी आर को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को 3 एंगल दे रखे हैं, ये एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, एक अधिक कोण त्रिभुज है, उसमें ये वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी त्रिभुज में बड़े एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। तो ये जो भुजा एक्स होगी ना, इन तीनों से लार्जेस्ट होगी ना, इन तीनों से लार्जेस्ट साइड होगी ना, तो मैं ऑप्शन देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन 11 15 से बड़ा होना चाहिए। तो सारे ही ऑप्शन 11 और 15 से बड़ा है, तो ऑप्शन के हिसाब से तो देख लिया मैंने। अब मैंने आपको बताया था कि अधिक कोण त्रिभुज भुजाओं के बेसिस पे कैसे बनता है। तो अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से बड़ा होता है। तो मैं देखूंगा कि इस अधिक कोण त्रिभुज में ये भुजा सबसे बड़ी है, तो इसका जो वर्ग करूंगा ना मैं, अन्य दो भुजाएं बची उनके वर्ग के सम से बड़ा होगा। तो यहाँ से 11 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से बड़ा होगा ना, भाई एक्स लार्जेस्ट साइड है। तो मैंने बताया था अधिक कोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी कि अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के सम से बड़ा होता है। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 11 को स्क्वायर 121, 15 को स्क्वायर 225, दोनों को मर्ज करूंगा तो कितना आएगा 346 आएगा। तो यहाँ से ये चीज निकल के आई। अब मुझे x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो अब मैं देखूंगा कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन है 346। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं कि उसका जो वर्ग करूँ ना वो 346 से बड़ा हो। इसका मतलब तो यही हो गया ना, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 346। इसका मतलब क्या हो गया, x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं उस संख्या का मैं वर्ग करूं तो वो 346 से बड़ा होगा। तो मैं ये कैसे देखूंगा, तो मैं देखूंगा कि 346 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है। 346 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 361, जो कि 19 का वर्ग होता है ना। तो 19 का वर्ग होता है ना, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 19 आ जाएगा ना। यही तो पूछा है, मैं x की जगह क्या रखूं। सपोज करो मैंने x की जगह 19 रख दिया, तो 19 का स्क्वायर 361, तो 346 से बड़ा हो गया ना, तो इससे बड़ा लेना है, तो 346 के बराबर भी तो होगा ना। तो x क्या निकल के आएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 19 आ जाएगा, ठीक है। x का मान मुझे 19 के बराबर लेना है और 19 से बड़ा लेना है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, x का मान जो लेना है ना तो 19 या 19 से बड़ा लेना है, 19 से छोटा तो ले नहीं सकता। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 19 आ जाएगी ना। तो 19 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। भाई 346 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है, 361, जो कि 19 का वर्ग होता है। अब मुझे 346 से बड़ा लेना है, तो 346 से बड़ा तो 19 हो गया ना, तो 19 से ही चालू करूंगा ना लेना, तो सबसे मिनिमम नंबर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक नोट कर लो भाई, बेहतरीन सवाल है, थोड़े से टफ सवाल है, बिल्कुल आपको समझने होंगे, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया, ठीक है। भाई ये 3 4 सवाल है, आज क्लास में कैसे भी करके खत्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो क्लास बहुत सारी लेंथ जाएगी, क्योंकि 100% चीजें मैं आपको डिलीवर करा रहा हूँ, तो कैसे भी करके 3 4 सवाल है मेंस लेवल का, वो सब हम आज ही क्लास में खत्म करेंगे। थोड़े टफ सवाल है, इसलिए वजह से इनको बिल्कुल टाइम देके समझाना पड़ रहा है। मैं भी चाहता हूँ हर स्टूडेंट को समझ में आए, तो इतनी भी जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एक आध क्वेश्चन स्किप भी हो जाएंगे तो कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 83 शायद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 84। सारे मेंस लेवल क्वेश्चन है भाई, अब वो भी तगड़े सवाल है, तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना। मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज खोल खोल के बता रहा हूँ। एक न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं, विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं, इधर ही लिख देता हूँ, 14 22 और x है, ठीक है। x एक पूर्णांक है, यहाँ पे x एक पूर्णांक है, जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है भाई, ठीक है।
एक्स के न्यूनतम और महत्तम मान का औसत क्या होगा? एक्स के न्यूनतम और महत्तम मान का औसत क्या होगा? मान का औसत क्या होगा? व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू? ठीक है, ये पूछा मेरे को, औसत मान का औसत क्या है। ये क्वेश्चन दे रखा, तगड़ा सवाल है भाई, मेंस लेवल का सवाल है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। ऑप्शन लिखा देता हूं मैं। ऑप्शन क्या दे रखा है? 18 18 19 21 और 20.5। ठीक है, मेंस का सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, स्किप नहीं करेंगे। आने वाले एग्जाम में इस टाइप में से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ क्या दे रखा है। एक न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज। तो न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज क्या है? विषमबाहु त्रिभुज तो क्या है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। और न्यून कोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हो। तो न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी? एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग हो और तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, तो उस कोण को क्या कहेंगे? न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज। ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। भुजाएं दे रखी है 14 22 एक्स, और एक्स एक पूर्णांक है, जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है। तो एक्स के न्यूनतम और महत्तम मान का औसत क्या होगा? ठीक है, ये दे रखा है यहाँ से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज में कुछ होता है। थोड़ी देर के लिए आप इसको स्किप कर दो कि न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज नहीं, मेरे को एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले मैं ट्राइंगल बनाऊंगा ना भाई। सबसे पहले तो मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा ना कि ये न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज ये बनेगा। सबसे पहले मुझे ट्राइंगल बनाना है। अब मुझे ट्राइंगल का प्रकार बताऊंगा तो वो तो बाद की बात है, सबसे पहले मैं ट्राइंगल तो बनाऊंगा ना। तो मुझे त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 14 22 एक्स दे रखी है, जहाँ एक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, तो सपोज करो अभी के लिए मैं ट्राइंगल बनाता हूँ भाई। ट्राइंगल तो बनाऊंगा, फिर उसके बाद में देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज न्यून कोण, वो तो बाद में बनाएंगे ना। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज दे रखा है, उसकी तीन भुजाएं दे रखी है 14 22 एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से बात करूँ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स की रेंज क्या क्या निकल के आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी। तो एक्स की रेंज क्या निकल के आएगी, मैंने आपको बताया था 14 22 का डिफरेंस कितना होगा, 8 से तो बड़ी होगी, और 14 22 का सम कितना होगा, 36 होगा। तो एक्स की रेंज ये निकल के आएगी ना यहाँ से। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी हो और 36 से छोटी हो तो ये ट्राइंगल बनेगा। सपोज करो एक्स की वैल्यू 7 ले ली, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ट्राइंगल बनाया, अर्थात एक्स की रेंज निकाली। उसके बाद मैं देखूंगा कि न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज अब बनाऊंगा मैं। सबसे पहले तो मैंने ट्राइंगल बना लिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की रेंज ये निकल के आई। ठीक है, तो अब देखेंगे हम न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज अब बनाएंगे। अब क्या दे रखा है, 14 22 एक्स। तो एक्स एक पूर्णांक है, जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 दे रखी है। तो एक्स के न्यूनतम और महत्तम मान का औसत निकालना है। तो ये मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, मैं कैसे सोल्व करूंगा इसको। ठीक है, एक न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं ये दे रखी है, एक्स एक पूर्णांक है, जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है। तो एक्स के न्यूनतम और महत्तम का मान। ठीक है, तो एक न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, मेरे को 14 दे रखी है और 22 दे रखी है और एक्स दे रखी है। और इसमें ये बोला है कि 22 है ना, जो इन दोनों भुजाओं से सबसे बड़ी है। तो मैं देखूंगा कि मैंने आपको बताया था न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है भुजाओं के बेसिस पर। न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से छोटा होता है। तो मैं ऐसे देखूंगा कि जो 22 का स्क्वायर बनेगा ना, वो छोटा बनेगा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से। तो 14 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, मेरे को दे रखा है कि 22 है सबसे बड़ी भुजा है। तो मैंने बताया था न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से छोटा होता है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो 22 का स्क्वायर, अब इसको इधर ले आऊंगा तो कोई बात एक ही है, 14 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था एक्स का स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, तो देख लेते हैं डायरेक्ट। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। अब मैं इसको ऐसे नहीं घटाऊंगा, पहले आप 484 में से 200 घटा लो, 284 फिर 4 कम घटाना है तो कितना आएगा, 288 आ जाएगा यहाँ से। तो 288, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 288, ये चीज यहाँ से निकल के आई। ठीक है, अब मैंने बताया तब क्या करना है, ऐसे मुझे एक्स की वैल्यू ऐसे रखनी है, एक्स का मान ऐसे रखना है कि उसका मैं वर्क करूँ तो 288 आए, 288 से बड़ा है। ठीक है, तो मैं देखूंगा 288 से बड़ा जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है, 288 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है, तो कितना होता है भाई, 289 होता है ना। तो यहाँ से एक्स एक्स स्क्वायर तो 289 होता है, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी ना, एक्स की वैल्यू ये निकल के आएगी ना।
अर्थात x की वैल्यू 17 से बड़ी होगी, 17 के बराबर या उससे बड़ी होगी, लेकिन 17 से छोटी नहीं होगी। ये चीज यहाँ से निकल के आई ना भाई। x की जगह मैं क्या रखूँ कि उसका अगर मैं वर्क करूँ तो 288 से बड़ा है, तो मैं देखूंगा कि 288 जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है, 289 होता है। तो 288 से बड़ा है 289 होता है ना, तो 289 को तो लेके चलूंगा ना मैं। 288 से बड़ा है तो 289 17 का वर्ग होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 17। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 17 से बड़ी लेनी है, 17 के बराबर लेनी है, 17 से छोटी नहीं लेनी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ये निकल के आएगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू में क्या क्या ले सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, 17 ले सकता हूँ, 18 ले सकता हूँ, 19 ले सकता हूँ, 20 ले सकता हूँ, 21 ले सकता हूँ। ठीक है, 22 ले सकता हूँ, 23 ले सकता हूँ। ये ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि इन तीनों में 22 सबसे बड़ी भुजा है, तो मुझे एक्स की वैल्यू 17 या 17 से बड़ी लेनी है, लेकिन 21 से, लेकिन 22 से छोटी लेनी है। तो मैं एक्स की वैल्यू यही ले सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये त्रिभुज बन गया। अगर आप यहाँ पे 14, 22 एक्स की जगह 17 रख के देख लो, ये एक न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। 14, 22, 18 रख के देख लो, ऐसे ऐसे करके आप 21 तक रख के देख लो, तो यहाँ से न्यून कोण, तो ये सारे त्रिभुज न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो मैं यहाँ से बात करूंगा, अगर न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज, टोटल न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, जितनी एक्स की वैल्यू होगी उतने ही बनेंगे ना। यहाँ से तो 5 न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज बनेंगे टोटल। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से एक्स की मिनिमम वैल्यू 17 आई और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 21 आई, तो मुझे इन दोनों का एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दूंगा, तो कितना आएगा, यहाँ से 19 आ जाएगा, 38/2 जाएगा ना। तो 19 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मैंने टाइम देके समझाया आपको, ये सवाल कुछ नहीं करना था। सबसे पहले मैंने निकाल लिया कि ट्राइंगल तो बनाओ आप सबसे पहले, उसके बाद अब मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। उसके बाद में न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज बनाना है। अब न्यून कोण मैंने बताया था, न्यून कोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 22 दे रखी है कि 22 सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पे दे रखी है, मेंशन कर रखी है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से छोटा होता है। यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 17 के बराबर या उससे बड़ी आएगी, यानी एक्स की मिनिमम वैल्यू 17 आएगी। अब मिनिमम वैल्यू 17 आएगी और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 22 दे रखी है, तो यहाँ से 17 तो मिनिमम वैल्यू आएगी और 21 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा मेरे को 22 दे रखी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आएगा भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि पहली बार आप इन चीजों को पढ़ रहे हो ना, दिक्कत आएगी, मैं मान रहा हूँ, बट आप इनको फिर से घर पे जाके पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इतनी टफ हो भाई स्किप कर नहीं सकते, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो मेंस वाले स्टूडेंट तो बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ, और सबसे भयंकर क्वेश्चन है भाई, दिल थाम के बैठ जाइए, सबसे तगड़ा क्वेश्चन है ये इस कंसेप्ट का। ठीक है, बिल्कुल आपको दिक्कत आएगी समझने में, बट जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी। सबसे तगड़ा क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, तो मैं लिखा देता हूं, मैं यकीन दिला रहा हूं कि आधे से ज्यादा टीचर थे क्वेश्चन करवाएंगे नहीं, स्किप करवा देंगे, क्योंकि तगड़ा सवाल है, स्टूडेंट के समझ में आएगा नहीं तो वो भी क्यों मेहनत करेंगे। बट मैंने बताया था कैसा भी स्टूडेंट है, कैसा बैकग्राउंड से, मैं बिल्कुल 100% आपको चीजें डिलीवर कराऊंगा। जो स्टूडेंट सिंसियर है उसको मेंस क्वालिफाई करना है, तो वो तो स्किप करेगा नहीं, तो मैं उसका नुकसान क्यों होने दूंगा। तगड़ा सवाल है बट हम लोग करेंगे। ठीक है, एक अधिक कोण त्रिभुज, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं इस सवाल को बिल्कुल टाइम देके समझाऊंगा आपको। एक अधिक कोण त्रिभुज की, अधिक कोण त्रिभुज की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है और 1 सेंटीमीटर है। यदि x एक पूर्णांक है, यदि x एक x इज एन इंटीजर, ठीक है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हो सकते हैं। तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव
हो सकते हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है, बहुत तगड़ा सवाल है भाई, बिल्कुल मैं आपको डिटेल में टाइम देके समझाऊंगा। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ 10 BCD, प्रॉपर मेंस लेवल का सवाल है। प्री वाले स्टूडेंट स्किप कर सकते हैं इस सवाल को, बट प्री थोड़ी ना पास करना है, मेंस भी तो करना है आपको, ठीक है। तो क्या दिया थी, कोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे रखी है मुझे 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। तो लेंथी क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, टाइम लेके समझाऊंगा, हर स्टूडेंट को समझ में आएगा अगर पूरा ध्यान यही रखेंगे तो आप, ठीक है। तो क्या दे रखा है, एक अधिकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे रखी है मुझे 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक अधिकोण त्रिभुज है और उसकी साइड्स दे रखी है मेरे को 8 दे रखी है, 15 दे रखी है, x दे रखी है, ठीक है, ये दे रखा है मुझे। और यहाँ पे दे रखा है x एक पूर्णांक है। सबसे पहले आप ये भूल जाओ कि अधिकोण त्रिभुज है, सबसे पहले आप ये पढ़ो, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले मेरे को अधिकोण त्रिभुज तो मैं बाद में बनाऊंगा, सबसे पहले आप त्रिभुज तो बनाओ, त्रिभुज तो बनाओ। तो यहाँ से मैं देखूंगा कि x की रेंज क्या आएगी, x की रेंज क्या आएगी, 8 और 15 इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी आएगी, तो 7 से तो बड़ी आएगी और 23 से छोटी आएगी। तो ये तो हो गई इस त्रिभुज के बनने की शर्त हो गई। अगर मैं x का मान सपोज करो 7 से कम लूंगा तो ये त्रिभुज ही पॉसिबल नहीं है, अधिकोण तो दूर की बात है, त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे त्रिभुज बनाऊंगा, फिर उसके बाद हम बनाऊंगा ना अधिकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले मैंने त्रिभुज बना दिया, तो त्रिभुज के लिए फिक्स कर दी कि x की वैल्यू 7 से बड़ी होगी और 23 से छोटी होगी, ठीक है। यहाँ से चीज निकल के आएगी, इतना तो समझ में आ गया। अब मैं देखूंगा मुझे अधिकोण त्रिभुज बनाना है, मेरे को साइड दे रखी है 8, 15, x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को मेंशन कर ही नहीं दे रखा, करके नहीं दे रखा कि यहाँ पे 8 से बड़ा तो 15 है ना। तो अब मुझे ये मेंशन कर ही नहीं रखा कि यहाँ पे 15 बड़ा है, x बड़ा है। तो यहाँ पे दो टाइप के अधिकोण त्रिभुज बनेंगे। एक टाइप के तो वो अधिकोण त्रिभुज बनेंगे जिसमें मैं सबसे बड़ी भुजा 15 मानता हूँ, और दूसरी टाइप के वो बनेंगे जिसमें सबसे बड़ी भुजा x मानता हूँ। यहाँ पे दो टाइप के अधिकोण त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मेंशन ही नहीं करके दे रखा कि 15 बड़ा है, x बड़ा है। तो मैं दोनों केसेस लेके चलूंगा, पहले मैं 15 को बड़ा मानूंगा, फिर बाद में x के बड़ा मानूंगा। इस वजह से सवाल लेंथी हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दे ही नहीं रखा कि 15 और x में कौन बड़ा है। तो सबसे पहले मैं 15 को बड़ा मान लूंगा, फिर उसके बाद मैं x को बड़ा मान लूंगा। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, दो प्रकार के ऑप्टिक एंगल टाइमर बनेंगे, दोनों केसेस को हमको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं दोनों केसेस डिस्कस कर देता हूँ आपको, ठीक है। इस वजह से सवाल लेंथी होगा। तो केस फर्स्ट ले लेता हूँ मैं। केस फर्स्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 15 को लार्जेस्ट साइड मान लेता हूँ, 15 लार्जेस्ट साइड है। दो केस बनेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे को दे ही नहीं रखा कि 15 बड़ा है, x बड़ा है। तो मैं दोनों केसेस लेके चलूंगा, दो प्रकार के ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल बनेंगे। एक प्रकार के तो बनेगा जिसमें साइड 15 बड़ी होगी, दूसरे प्रकार में भुजा x बड़ी होगी। तो पहला केस देख लेता हूँ जहाँ पे 15 सबसे बड़ी भुजा है। तो मैं ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। ये सपोज करो मैंने एक ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। मैं इसका नाम भी दे देता हूँ, पी मान लिया, क्यू मान लिया, आर मान लिया। इसमें मैंने बता दी ये सबसे बड़ा एंगल है ये क्यू। तो मैंने सबसे बड़ा एंगल के सामने सबसे बड़ी भुजा आएगी, तो 15 को मैंने लार्जेस्ट साइड माना है ना, तो ये लार्जेस्ट साइड होगी, ठीक है। अब बाकी साइड क्या दे रखी है, ये 8 दे रखी है और ये x दे रखी है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, मैंने आपको बताया था अधिकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से बड़ा होता है। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि 15 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा ना, ये चीज यहाँ से निकल के आई। अब मैं 8 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्या आएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। तो एक बार मैं देख लेता हूँ आपको नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 15 8 23, 23 गुना 7 करूंगा तो 161 x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू देखनी है कि x की रेंज क्या आएगी। तो मैं यहाँ पे देखूंगा x स्क्वायर इज लेस देन 161 है, तो मैं देखूंगा कि 161 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। 161 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 144, जो कि 12 का होता है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे 12 x को ऐसे लिख सकता हूँ ना। बिल्कुल ये देखना है कि मुझे एक्स स्क्वायर जो लेना है ना 161 से छोटा लेना है। तो 161 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 144, जो कि 12 का वो होता है। अब 161 से जस्ट छोटा लेना है, तो 144 आ गया, तो 144 पे तो काउंट करूंगा ना, जो कि 12 का वर्ग होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू ये निकल के आएगी ना, x की वैल्यू 12 के बराबर या 12 से छोटी होगी, 12 से बड़ी नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं दूसरा केस देख लेता हूँ।
दोनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे यहाँ पे। दूसरे केस में क्या मानता हूँ, एक्स को मैं लार्जेस्ट साइड मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि x की वैल्यू क्या क्या आएंगी। यहाँ से x की वैल्यू तो बता देता हूँ मैं, x की वैल्यू इधर मान लेता हूँ, x की वैल्यू क्या क्या निकल के आएगी। x की वैल्यू लेनी है मुझे 12 या 12 से छोटी लेनी है, तो 12 ले सकता हूँ मैं, 11 ले सकता हूँ मैं, 10 ले सकता हूँ मैं, 9 ले सकता हूँ मैं, 8 ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ। क्या मैं 7 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को साफ साफ लिख रखा है कि x की जो वैल्यू होगी ना 7 से बड़ी आएगी। अगर मैंने इसको 7 ले लिया तो ये ऑब्ट्यूस तो तोड़ो, ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो x के मान में यही ले सकता हूँ ना, ठीक है। यहाँ से मेरे को x की वैल्यू ये निकल के आई, ठीक है। तो यहाँ से x की 5 वैल्यू जो निकल के आई। अब मैं दूसरा केस देख लेता हूँ। दूसरा केस में मैं साइड x को बड़ा मान लेता हूँ, तो मैंने पी क्यू आर बना लिया। यहाँ पे मैंने क्यू अधिक कोण बना लिया, तो उसके सामने ये आएगी x, क्योंकि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। और बाकी क्या दे रखा है यहाँ पे, 8 दे रखी है भुजा, ये भुजा 15 दे रखी है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या निकल के आएगा, सबसे बड़ी भुजा है ना ये, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करने तो भुजा का वर्ग के सबसे बड़ा होगा, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ये निकल के आएगा ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितने निकल जाएगा, 8 15 17 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 17 का स्क्वायर आ जाएगा ना। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू 17 से तो बड़ी होगी ना, 17 से बड़ी होगी, यानी 18 के बराबर है, 18 से बड़ी होगी, यानी यहाँ पे एक्स की मिनिमम वैल्यू मैं 18 ले सकता हूँ। तो यहाँ से एक्स की क्या क्या वैल्यू निकल के आएंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू में देखो तो क्या क्या निकल के आएंगे, 18 19 20, ठीक है, 19 20 21 और 22। क्या मैं 23 ले सकता हूँ, क्या मैं 23 ले सकता हूँ? यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इधर लिख देता हूँ भाई। एक्स की वैल्यू क्या लेनी है मुझे, एक्स की वैल्यू 18 या 18 से बड़ी लेनी है, ठीक है। तो मैं एक्स की वैल्यू ले सकता हूँ, 18 ले सकता हूँ, 19 ले सकता हूँ, 20 ले सकता हूँ, 21 ले सकता हूँ, 22 ले सकता हूँ, 23 ले सकता हूँ। क्या मैं एक्स की वैल्यू 23 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को मेंशन कर रखा है कि एक्स की वैल्यू 23 से छोटी लेनी है। अगर मैंने एक्स की वैल्यू 23 लेनी है तो ये ऑब्टूस तोड़ो, ये ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू 23 नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ये निकल के आई। अब मैं देखूंगा कि यहाँ से एक्स की वैल्यू 5 वैल्यू निकल के आई, यहाँ पे एक्स की 5 वैल्यू निकल के आई, तो जितने एक्स के मान पॉसिबल है उतने ही ट्राइंगल बनेंगे। तो यहाँ से टोटल 5 ट्राइंगल बनेंगे ना, यहाँ से टोटल 5 ट्राइंगल बनेंगे। आप देखो इसमें एक्स की जगह 12 11 10 कुछ भी रखे देख लो, इन पांचों में से कुछ भी रखे देख लो, ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। और यहाँ पे एक्स की जगह आप 18 से लेके 22 तक कुछ भी रख लो, ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ से 5 ट्रायंगल बनेंगे और यहाँ से 5 ट्रायंगल बनेंगे, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, टोटल ट्रायंगल 10 हो गए ना। तो 10 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो घर पे जाके वापिस से अगर इस चीज को देखोगे यकीनन ये चीज आपको समझ में आएगी। तो मानता हूँ टफ क्वेश्चन था, बट मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया, बिल्कुल बेसिक से समझाया, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपके कंसेप्ट और ज़्यादा मजबूत होंगे। कोई टीचर नहीं कराएगा, बहुत कम टीचर कराएंगे, बट मैंने आपको बता दिया कितना ही टफेस्ट क्वेश्चन क्यों ना हो बिल्कुल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट ये क्लासेस देख रहे होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि जो स्टूडेंट मेंस क्लियर करना चाहता है, मेंस में गणित में अच्छा स्कोर लाना चाहता है, तो उसको तो ये क्वेश्चन बताना ही पड़ेगा ना। दिक्कत आएगी, सबको दिक्कत आएगी, क्योंकि पहली बार ये चीजें पढ़ोगे, बट आप इन चीजों का रिवीजन करोगे और पिछला कंसेप्ट का आपको अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को दिक्कत आई होगी, ठीक है। तो बिल्कुल मैं सभी को बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, यही क्वेश्चन होते हैं जो आपको भीड़ से आगे लेके जाएंगे, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन तो कोई भी कर देता है, मैं चाहता तो इसको स्किप कर सकता था अदर टीचर की तरह, बट मुझे पता है कि हर स्टूडेंट ये क्लासेस पढ़ रहा होगा, तो मैं नहीं चाहता कि उस स्टूडेंट का कुछ नुकसान हो, ठीक है। तो चलिए आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम काफी हो गया। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं कराएगा ये क्वेश्चन, मैं ऑफलाइन में तो कोई करवा ही नहीं सकता। आए हो बिल्कुल आपको 100% चीज मैं आपको डिलीवर करा रहा हूँ, तो बिल्कुल विश्वास रखना, पूरी ज्योमेट्री खत्म कीजिए, उसके बाद में आप देखिए कि आपने ज्योमेट्री में क्या सीखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल करेंगे। क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ए बी सी पूर्णांक है भाई, तीन भुजाएं दे रखी है ए बी सी और तीनों भुजाएं पूर्णांक है, ठीक है। तथा अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तथा ये अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं पूर्णांक है। अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं,
कि अधिकोण त्रिभुज को बुझाएं। यदि a गुणा b बराबर 4 दे रखा है तो यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बहुत कम ही टीचर करवाएंगे क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, आए हो तो बिल्कुल 100% चीज आपको डिलीवर करवाऊंगा। तो क्या दे रखा है मेरे को, एक अधिक कोण त्रिभुज दे रखा है, उसमें दे रखा है कि ABC पूर्णांक में है, अर्थात ABC इंटीजर है और मेरे को अधिक कोण त्रिभुज बनाना है। और यहाँ पे ये दिया गया है कि a गुणा b बराबर 4 है। ठीक है, ये दिया गया कि दो भुजाओं का गुणा मेरे को 4 दे रखा है और मुझे यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है कि c की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये दे रखा है कि दो भुजाओं को गुणा करके 4 दे रखा है, तो मैं कैसे ला सकता हूँ गुणा। अगर सपोज करो मैं a की जगह 1 रख दूं और b की जगह 4 रख दूं, तो क्या इन दोनों का गुणा 4 आ रहा है ना? बिल्कुल 4 आ रहा है। तो एक केस तो मैं ये ले सकता हूँ। ठीक है, जब मैं a को 1 मान लूँ और b को मैं 4 लूँ, मुझे 4 लाना गुणा करके, तो कैसे दो संख्याएं मानूंगा? एक तो 1 4 मानूंगा और दूसरा क्या मानूंगा, मैं a को 2 ले लेता हूँ, b को 2 ले लूंगा, क्या इनके गुणा करके 4 आ रहा है। तो बिल्कुल ये दो केस बन गए ना मेरे पास, यही तो दो केस बनेंगे, यही तो दो केस बनेंगे जिसमें कैसे भी गुणा करके 4 आएगा, और तो कोई केस बनेगा नहीं। बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये बन रहे हैं आपको। अब मेरे को दोनों केस लेके चलने हैं, तो मैं केस फर्स्ट देख लेता हूँ। ठीक है भाई, दोनों संख्या गुणा करके 4 लाना है, तो यही तो दो केस पॉसिबल होंगे, और तो कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो मुझे दोनों केस देखने हैं, तो मुझे अब अधिक कोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो मैंने ये अधिक कोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, उस अधिक कोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है मुझे, 1 और 4। ये 1 दे रखी है और ये 4 दे रखी है। ठीक है, ये अधिक कोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है, 1 और 4। ठीक है, अब तीसरी भुजा सी की रेंज क्या होगी? इन दोनों के डिफरेंस से तो बड़ी होगी ना, 3 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी, यानी सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहाँ से 4 निकल के आएगी। 4 निकल के आएगी ना। इस केस से ये 3 वैल्यू पॉसिबल, ये 3 भुजाएं आएंगी। अब क्या एक अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है? क्या नहीं बन रहा? क्यों? देखो 4 और 4 दोनों में से बड़ा छोटा 4 ही है, तो मैं देखूंगा कि अधिक कोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के सम से बड़ा है क्या? तो 4 का स्क्वायर, क्या 4 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से बड़ा है क्या? नहीं है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो इस केस से हम लोग अधिक कोण त्रिभुज नहीं बना सकते। अब केस सेकंड देखूंगा मैं, कोई नहीं कराएगा ये क्वेश्चन को, यकीन दिला रहा हूँ। आए हो बिल्कुल 100% चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे एकमात्र बेच है 100% फ्री वाला। ठीक है, तो अब केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड में मेरे को भुजा दे रखी है 2 2 और ये भुजा सी को मैं और ये भुजा सी। केस सेकंड में ये भुजाएं दे रखी है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे सी। अब मैं देखूंगा सी की रेंज क्या आएगी। सी की रेंज दो में से 0 से तो बड़ी आएगी, 0 से बड़ी आएगी और 4 से छोटी आएगी सी की रेंज। ठीक है, ये यहाँ से आ गई, तो मैं बिल्कुल ऑब्टयूस एंगल बना लेता हूँ। तो ये बना लिया मैंने। तो यहाँ से ये दो भुजाएं दे रखी है 2 2। अब अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू क्या निकल के आएगी? c की वैल्यू यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ? 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, यही तो ले सकता हूँ। 0 से बड़ी लेनी है, 4 से छोटी लेनी है। सपोज करो मैं c की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, तो क्या एक ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? इन दोनों में सबसे बड़ी भुजा, दोनों भी यही है, छोटी भी है, तो मैं देखूँ सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, क्या दोनों भुजाओं के वर्ग के सम से बड़ा है क्या? नहीं है ना, तो ये ऑब्टयूस एंगल बनेगा नहीं। तो ये भुजा मैं 1 नहीं ले सकता। अब मैं 2 लूंगा, तो यहाँ पर भी ये केस बनेगा नहीं, ये ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल बनेगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग से बड़ा नहीं रहा। तो क्या मैं 3 लूंगा? क्या 3 लूंगा तो ये ऑब्टयूस एंगल बनेगा? यस बनेगा। कैसे? सबसे बड़ी भुजा इन तीनों में 3 है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम से बड़ा है क्या? तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना है? 2 2 4 4 8। तो बिल्कुल ये एक ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? सी की वैल्यू 3 निकल के आएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल था, बहुत कम टीचर कराएंगे, मैंने आपको करा दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 100% चीजें आपको मिले। हर टाइप के स्टूडेंट ये देख रहा होगा, तो मैं नहीं चाहता कि जो स्टूडेंट मेंस क्लियर करना चाहता है, गणित में मेंस मत इसको करना चाहता है, तो मैं नहीं चाहता कि उसका ये नुकसान हो। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया। आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हुई है, क्योंकि मेंस के लिहाज से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप
ये क्लास का घर पे जाके रिवीजन करोगे। इस कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन और है, फिर कल की क्लास में खत्म हो जाएगी। ये टाइप बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपको बिल्कुल नई फ्रेश टाइप पढ़ाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्लास समझ में आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है।